हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक में सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर को देखने से पहले आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, तब ये लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता में हमने क्या बात की थी कि किसी एक एकक कोशिका में जो उसके 8 अवयवी कण हैं उसके कितने भाग उस कोशिका के अंदर है, इसी को हमें परसेंटेज में ज्ञात करना था। ठीक, इसी के आधार पे हमने BCC, FCC और SCC का ज्ञात किया था। अब इस चैप्टर में उससे आगे की बात होगी। अब चलिए शुरू करते हैं थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में पहले है कि किसी भी एकक कोशिका का घनत्व का हम मान कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी एकक कोशिका का तो घनत्व को हम देखिए, किसी भी एकक कोशिका में जितनी कणों की संख्या रहेगी उतना ही उसका घनत्व अधिक होगा। इसको ज्ञात किया जाता है एक्स किरण विवर्तन द्वारा। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? 6 पैरामीटर्स पढ़े थे। ठीक, 6 पैरामीटर में कौन था? A, B, C और अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, इन 6 पैरामीटर के आधार पे हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्रेवियस चालक बनाए थे। ठीक, अब इन्हीं 14 क्रिस्टल सिस्टम में जो उस कोशिका का घनत्व है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए देखते हैं, उसको समझते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें किसका निकालना है? एकक कोशिका। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन। और एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या होता है कि उस कोशिका में कितने कण हैं, द्रव्यमान उस कोशिका में कितने कण हैं और एक कण का द्रव्यमान। जितने कण होंगे, मान लीजिए 5 कण हैं तो हर कण 1 किलो का है। बहुत बड़ा तो कोशिका नहीं बन जा रही है। हर देखिए 5 कण है और 5 कण का 1 किलो द्रव्यमान है, तो कितने हो गए? 5 किलो। तो हमें इससे क्या निकल आया? एकक कोशिका का द्रव्यमान। लेकिन एक कण का द्रव्यमान, पुनः द्रव्यमान की बात आ गई। ठीक, पुनः द्रव्यमान की, तो एक कण का द्रव्यमान क्या होता है? उसका मास अपान मोलर संख्या। ये देखिए 0.6.0223 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। ठीक, यहाँ पे दिया है कणों की प्रभावी संख्या। इससे 2 लेक्चर पहले में हमने बताया है कि कणों की प्रभावी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इसका मान SCC में जो आया था वो 1 आया था, BCC में जो आया था वो 2 आया था और FCC में जो आया था वो कितना आया था? 4 आया था। ठीक, SCC में प्रभावी कणों की संख्या 1, BCC में 2 और FCC में 4। मतलब कि एक एकक कोशिका के अंदर कुल कण कितने हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कुल कण के कितने भाग उसके अंदर हैं उसी को हम कहते हैं प्रभावी संख्या। और कुल कण कितने हैं ये अलग मान हो गया। जैसे देखते हैं फिर से एक बार। अब ये 8 कोनों पे 8 कण हैं, किंतु एक कण का ऐसे एक भाग आएगा, एक कण का इधर ऐसे भाग आएगा, एक ऐसे बाहर जाएगा। तो इधर भी तो एक एकक कोशिका बन जाएगी, जिसका भाग इसमें, इसका इसमें, ऐसे एक सामने को आ जाएगा। ठीक, तो अब जो इस कोशिका में जो भाग है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रभावी संख्या। तो ज्ञात करने पे हमें क्या पता चला? SCC का 1 होता, BCC का 2, FCC का 4। हाँ, अब यहाँ पे कणों की प्रभावी संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। एक कण का द्रव्यमान कितना आया? M/Na, मास अपान मोलर द्रव्यमान। ठीक, यहाँ और एकक कोशिका का आयतन क्या होता है? हमने 3 पैरामीटर लिए थे, A, B, C। अगर हम घन की बात करें, ठीक, तो घन में क्या होते हैं? तीनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? A³। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू M/Na इंटू A³। ठीक, इस प्रकार हम एकक घन कोशिका का आयतन ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए अब इसमें सेकंड हेडिंग है निविड़ संकुलित संरचनाएं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक, इस स्ट्रक्चर के इस संरचना में हम ठोस देखिए उसमें क्या होते हैं, अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत बंधे हुए होते हैं। और निविड़ संकुलित संरचनाओं का मतलब है कि कहीं भीड़ में आप भी खड़े हो, थोड़ी सी हमें भी जगह चाहिए, हम भी खड़े हो जाएं, कोई और आ गया हमें भी जगह चाहिए, हम भी खड़े हो जाएं, तो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। उसी प्रकार निविड़ संकुलित संरचनाएं ठोस में पाई जाती हैं जिसमें कम से कम रिक्तियाँ बचे। जब कम स्थान में ज़्यादा लोग खड़े होंगे तो कम रिक्तियाँ होंगी। उसी प्रकार जो ठोस में अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन, वो इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उनके बीच अंतर आकाशीय स्थान या रिक्तियाँ कम से कम हो। तो हम इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार करेंगे कि ठोस को समरूप गोला मानते हुए, ठीक, अवयवी कणों को समरूप कठोर गोला मानते हुए हम निविड़ संकुलित संरचनाओं की व्याख्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक विमीय निविड़ संकुलन, जिसमें एक विमा हो, कुछ कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार हो। इसमें जो केंद्र हैं अवयवी कणों के, वो एक क्या है, रेखा में है। अब इस एक्सिस को हम क्या कह सकते हैं, एक्स, वाई अथवा जेड। ठीक, ये क्या हो गया, एक विमीय निविड़ संकुलन, मतलब एक विमा में एक दिशीय हो, एक एक्सिस पे हो। ठीक, तो इसमें क्या है, एक पद में देखिए सबके मध्य बिंदु, मतलब सबका केंद्र, सब अवयवी कणों का केंद्र क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एक सीध में आ रहा है, ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं या क्षैतिज कह सकते हैं। ठीक, और किस एक्सिस में है, एक्स, वाई या जेड। तो और अब इसमें उपसंयोजन संख्या याद करनी है। उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, किसी भी निविड़ संकुलित संरचना में एक गोला जितने गोलों से घिरा होता है, एक कण जितने कण से घिरा होता है, उसे उस कण की क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या। तो ये गोला किनसे घिरा, एक इससे दो ही हुए, ये किससे, एक इससे, तो यहाँ उपसंयोजन संख्या क्या हो जाएगी, उपसंयोजन संख्या बराबर 2। ठीक, अब इसमें हम सेकंड बात करेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। देखिए अब ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो विमीय मतलब यहां पे दो एक्सिस लिया जाएगा। अब दूसरे विमा में एक तो ये एक्सिस हो गया। अब जब दूसरे हम पंक्ति को रखेंगे तो पंक्ति को कुछ इस प्रकार रखेंगे कि इसके केंद्र और इसके केंद्र क्या हो, एक दूसरे के बराबर में हो। अब इनमें देखिए सबके केंद्र क्या है, एक सीध में है, क्षैतिज भी ऊर्ध्वाधर, इसको x मान लेते हैं और इसको y। और क्या है, एक गोला जो दूसरे एक अवयवी कण के नीचे जो दूसरा अवयवी कण है वो उसके क्या है, केंद्र के सीध में है। ठीक, तो अब इस अनुसार इनमें उपसंयोजन संख्या देखते हैं। ये मान लेते हैं कोई एक गोला, अब इससे निकटवर्ती जितने गोले इसको टच कर रहे हैं उनको हम उस गोले की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो देखिए कितने गोले टच कर रहे हैं, एक ये गोला, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये क्या बन गया। अब इन चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पे क्या, किस चीज का निर्माण हुआ, वर्ग का निर्माण हुआ। तो हम इसे क्या कहेंगे, वर्गीय निविड़ संकुलन। देखिए अगर इस पंक्ति को हम A मान लें
तो इस पंक्ति को क्या मानेंगे, ए ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक क्या है, सीध में है, एक ही पैटर्न पर है। तो इनमें पैटर्न क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस प्रकार के संकुलन को क्या कहेंगे, वर्गीय निविड़ संकुलन। अब सेकंड देखते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन का दूसरा रूप। एक विमीय निविड़ संकुलन के बाद द्विविमीय निविड़ संकुलन में गोलों को इस प्रकार रखेंगे जो इनमें उपस्थित गर्त हैं, ठीक, जो इनमें उपस्थित गर्त हैं उनके बीच में हम रखेंगे कि रिक्तियां कम से कम हों, कुछ इस प्रकार। अब इन पंक्ति में एक विमीय पंक्ति के मैं द्विविमीय निविड़ संकुलन बनाने के लिए दूसरी पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे या दूसरी पंक्ति के कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि पहली पंक्ति के गर्त में, ये जो गर्त हैं इनके बीच में आए। मतलब गर्त में आने से यहाँ इसको कह सकते हैं अवनमन, अवनमन, या खाली स्थान में ये कण हो, ठीक। अब इन कण में देखिए, मान लेते ये कोई कण है, हमने एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, यहाँ पे और भी हैं, इस तरह पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस केंद्र को कितने, इस गोले को कितने गोलों ने किया हुआ है, घेरा हुआ है, छह गोलों ने। छह गोलों के केंद्र को मिलाने पे क्या बनता है, षष्ठकोण या हेक्सागोनल, ठीक। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक। और षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन हमें पता चल गया, क्यों, एक गोलों को कितने गोलों ने घेरा हुआ है, 6। अब इसी के आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी आएगी, 6, ठीक। क्यों? क्योंकि एक गोलों को कितने गोलों ने घेरा हुआ है, 6 गोलों ने। अब पैटर्न देखिए, इनके क्या हैं, केंद्र एक सीध में। क्या दूसरी पंक्ति के केंद्र पहली पंक्ति के केंद्र में सीध में है, नहीं। यहाँ देखिए, जो पहली पंक्ति है उन अवयवी कणों के केंद्र दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों के केंद्र के सीध में है, जबकि इन षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में जो पहली पंक्ति है और जो दूसरी पंक्ति है उन दोनों के अवयवी कणों के केंद्र क्या है, एक दूसरे से सीध में नहीं है। जैसे ये क्या आ रहा है, इस सीध में आ रहा है, ठीक, और ये इसमें। पहली पंक्ति के सीध में कौन है, तीसरी पंक्ति, और दूसरी पंक्ति के सीध में कौन है, चौथी पंक्ति। इस तरह देखिए, तो पहली पंक्ति को हम ए मान लें और दूसरी पंक्ति को हम बी मान लें, और फिर तीसरी पंक्ति क्या है, ए के सीध में है, ठीक। फिर दूसरी पहली पंक्ति किसके सीध में है, तीसरी पंक्ति के सीध में है। मतलब पहली पंक्ति के अवयवी कण के केंद्र और तीसरी पंक्ति के अवयवी कण के केंद्र क्या है, एक दूसरे के सीध में। तो फिर इनको क्या कह दें, हम ए कह दें। और फिर देखिए, दूसरी पंक्ति के अवयवी कण के केंद्र और चौथी पंक्ति के अवयवी कण के केंद्र क्या है, एक सीध में है। तो हम क्या कह दिए, इनको बी, क्योंकि हमने पहले इनको ए माना, फिर इनको बी माना। ये आपके ए पंक्ति हो गए, ये बी पंक्ति हो गई, और ए पंक्ति के सीध में कौन है, तीसरी पंक्ति, फिर इनको हमने ए नाम दे दिया। और दूसरी पंक्ति के सीध में कौन है, चौथी पंक्ति, तो हमने इनको क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। तो इनका पैटर्न क्या हो जाएगा, ए बी ऐसे, ठीक। और इनमें क्या हो जाएगा, ए पैटर्न है, क्योंकि ये सब सारे एक सीध में है। इनकी उपसह संयोजन संख्या, हाँ, वर्गीय निविड़ की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। और इनमें 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, क्योंकि एक गोले को कितने गोले ने
किया है? 6 गोलों ने किया है। अब हम पढ़ेंगे त्रिविमा निविड़ संकुलन। किससे बनाएंगे? वर्गीय निविड़ संकुलन से। त्रिविमा मतलब होता है 3D, ठीक, 3 डायमेंशन से जो हमें चीज़ दिखती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिविमा, ठीक। और अब इसी से हम पढ़ेंगे निविड़ संकुलन, ठीक। और किससे है? वर्गीय निविड़ संकुलन से। त्रिविमा को किससे बनाएंगे? वर्गीय निविड़ संकुलन। तो वर्गीय निविड़ संकुलन की एक परत को दूसरी परत के ऊपर, ठीक, रखने पे जो संरचना हमें प्राप्त होती है उसे त्रिविमा निविड़ संकुलन कहते हैं। आइए एक पहले वर्गीय द्विविमा निविड़ संकुलन बनाते हैं। तो हमने क्या किया था वर्गीय द्विविमा निविड़ संकुलन में कि एक परत के नीचे, एक पंक्ति के नीचे, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि पंक्ति और परत में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे लड्डुओं की संरचना कुछ सही नहीं है, ठीक। अब जो ठोस में उपस्थित अवयवी कण हैं, हाँ, ये क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है? एक सीध में है, एक अवयवी, एक गोला दूसरे गोले के एकदम सीध में ठीक नीचे, एक गोला दूसरे गोले के ठीक नीचे। अब इसी द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन के ऊपर ही एक परत और रखेंगे वर्गीय द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन की, ठीक। हमने क्या कहा? त्रिविमीय निविड़ संकुलन किससे बनता है? वर्गीय निविड़ संकुलन के एक परत के ऊपर दूसरी परत को रखने पर, ठीक। देखिए अब ये वर्गीय निविड़ संकुलन की एक परत हो गई, इसको कहेंगे एक पंक्ति, ठीक। और इस पूरे को हम कहेंगे एक परत। जैसे आपने कई गोलों की लाइन रख दी, अब वो आपकी एक परत हो गई। अब इसी के ऊपर हम एक और परत रखेंगे, तो हम दूसरी परत कुछ इस प्रकार रखेंगे, इसी के ठीक ऊपर, इसी के ठीक ऊपर, इसी के ठीक ऊपर, ठीक। ये आपकी बन गई त्रिविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन, ठीक। इसका चित्र आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, हाँ। अब इसमें देखिए आप एक परत के ऊपर दूसरी परत, ठीक। अब इसी प्रकार हम देखिए, अब ये त्रिविमा कैसे हुआ? आपने एक अक्ष ऐसे ले लिया, एक अक्ष ऐसे ले लिया और एक सामने की ओर, एक परत इसके ऊपर रखी जा रही है तो एक सामने की ओर, तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये सामने की ओर एक जेड एक्सिस, ठीक। 3 एक्सिस के आधार पे है। तो इस परत को हमने ए मान लिया और दूसरी परत भी क्या है? ए ही है। क्यों? हमने इससे पहले भी बताया था द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन में कि एक गोला दूसरे गोले के ठीक ऊपर आ रहा है और दोनों के केंद्र क्या है? समान है। तो ये भी एक पंक्ति और ये भी एक पंक्ति, तो इनका पैटर्न क्या आ जाएगा? ए ए ए, ठीक। अब हमने पढ़ना है द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो हम आपको बता चुके हैं 2D के बारे में, ये एक विमीय हो गया, एक विमीय के बाद 2 विमीय, इसके अवनमनों में जो अवयवी कण हैं, ठीक। अब इनके ऊपर एक परत रखने पर, ठीक, तो हमने एक परत रखी ये। अब इनसे 2 प्रकार के क्या निर्माण होते हैं? रिक्तियाँ, एक ये अष्टफलकीय रिक्तियाँ और एक ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ये देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, 3 गोलों के, एक गोले के ऊपर 3 गोला, ठीक। अब इन्हें हमें पढ़ना है कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति को भरने के लिए जो द्वितीय परत है उसके ऊपर तृतीय परत को रखते हैं।
तो द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रखने पर एक ही में अगर हम रखेंगे तो पूरा वो खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसलिए हमने अलग अलग बनाया है। एक बार हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों को भरेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अब यहाँ पे देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहाँ हैं, ये देखिए एक नीचे ये काला गोला, इसको हम परत ए कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बी परत हो गया। अब देखिए ए परत, ये काला गोला और उसके ऊपर 3 लाल गोले, ठीक। तो हमने बताया था चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण क्या होता है, 3 गोले नीचे 1 गोला ऊपर, या 1 गोला नीचे 3 गोले ऊपर, तो उनसे चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होता। अब हम इन रिक्तियों को भरने के लिए इनके ऊपर पुनः एक परत रखेंगे, ठीक। ये आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो गई। अब इस परत को हम क्या नाम देंगे, ए। क्यों, हमने आपको 2 विमीय वर्गीय निवड़ संकुलन में बताया था कि वो एक सीध में आते हैं। जैसे इसमें इसका पैटर्न क्या हुआ था, इसका पैटर्न हुआ था, ये ए पंक्ति हमने मानी, ए पंक्ति मानी थी, इसको हमने बी पंक्ति नाम दिया था और फिर इसको हमने ए मान लिया था। क्योंकि इस गोले का केंद्र और इस गोले का केंद्र क्या है, एक बराबर में है या एक सीध में है, ठीक। उसी प्रकार इसमें देखिए काला गोला, काले गोले के ऊपर लाल गोला, 3 लाल गोले, 1 2 3, और 3 लाल गोलों के ऊपर एक हरा गोला। हरे गोले में क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति, इसलिए हमने उसके ऊपर एक और गोला रख दिया, जिससे क्या हुआ, चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन हो गया। अब इसमें पैटर्न क्या बन के आता है, इसमें पैटर्न बन के आता है ए बी डॉट 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 पैटर्न। अब हम अष्टफलकीय में देखते हैं। अब इसमें उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियाँ देखते हैं। अष्टफलकीय, एक ये काला गोला, फिर एक ये काला गोला और एक ये काला गोला, इसके ऊपर 3 अपोजिट डायरेक्शन के काले लाल गोले हैं, एक ये एक ये एक ये, तो इससे क्या निर्माण हुआ, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हुआ। तब यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्तियों को हम क्या करेंगे, आच्छादित करेंगे, किससे, गोलों से। तो यहाँ पे देखिए पहली अष्टफलकीय रिक्ति ये है, ठीक। हमने इसको भरा, एक ये अष्टफलकीय रिक्ति, देखिए 1 2 3 काले गोले, 1 2 3 लाल गोले। अब यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हुआ तो हम इसे एक गोले से भर दिए। फिर पुनः देखिए यहाँ एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो गया। फिर यहाँ पे भी ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अष्टफलकीयों को भरेंगे, एक काला ये, एक काला ये, ठीक। अब उसके ऊपर 3 लाल गोले, हमने यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्ति बनी है, ये देखिए। अब इसको हमने हरे रंग से भर दिया। अब इसी प्रकार हम 3 अष्टफलकीय रिक्तियों को भरेंगे तो हमें पुनः यहाँ एक रिक्ति मिल जाएगी, कौन सी, चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय रिक्ति को हम पुनः अगर भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ये लाल गोला, ठीक, लाल गोला। अब इसको हम परत ए मान लें, ठीक, और ये लाल वाला दूसरा परत है, इसको हम बी मान लेते हैं। ये देखिए सी, ये किसी के सीध में नहीं है, ये हरा गोला, तो इसको हमने सी मान लिया। और जो ये लाल गोला हमने हरे गोले के 3 हरे गोले के ऊपर हमने जो लाल गोला रखा है वो क्या है, वो फिर ए के सीध में है, तो हम फिर इसे ए कह देंगे। तो इसमें पैटर्न क्या आ जाएगा, ए बी सी पैटर्न, ठीक। यहाँ हमने 2D स्ट्रक्चर बनाया पहले, ठीक।
आप भी साथ साथ इसको बनाइए पॉज करके वीडियो को, तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर हम एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। ये 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर में हमने उसके अवनमनों को भरते हुए क्या निर्माण किया, एक चतुष्फलकीय रिक्ति, ये हरे रंग से है, और एक ये अष्टफलकीय रिक्ति। अब किसी भी ठोस में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय को रिक्तियों को अब हम भरेंगे। तो अगर हमने एक साथ इन रिक्तियों को भर दिया तो ये स्ट्रक्चर को समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और उसके ऊपर एक ये लाल गोला। अब यहाँ देखिए एक काला गोला ये नीचे था, अब इसके ऊपर 3 लाल गोले, 1 2 3, और 3 लाल गोलों से क्या बना, और एक काले गोले से, यहाँ काला गोला है ये, उसी के ऊपर हमने हरा बाद में एक परत पुनः बनी है, तो ये लाल गोला हो गया। और यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हो। अब चतुष्फलकीय रिक्ति को हम भरने के लिए क्या करेंगे, एक गोले रखेंगे। गोला रखने पर पुनः ये किसके समान आ रहा है, पुनः ये ए के समान आ रहा है, इसको हम डिनोट करेंगे ए से, और इसको भी ए से ही डिनोट करेंगे। ठीक, अब उसी क्रम में हमने ये 2D स्ट्रक्चर बनाया। अब 2D स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें ये जो अष्टफलकीय रिक्ति मिली, यहाँ इन पे हमने गोलों को रखा ये। ठीक, यहाँ फिर हमें पुनः मिला है, ये हमने भर दिया, यहाँ पे फिर पुनः हमें मिला है। ठीक, अब यहाँ पे जो रिक्ति का निर्माण होता है वो कौन सी है, चतुष्फलकीय। ये देखिए ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब इसके ऊपर हम अगर एक गोला रखेंगे तो पुनः ये किसके समान हो जाएगा, पहली परत के समान। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी